हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग को जो आज हिंदी ग्रामर हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास क्या है? तो हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास जो कि हमारे आगे जो है स्लाइड में आपको दिखेगी। तो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास जो है वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है। हिंदी का ये फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट क्लास है। आप लोग का सिर्फ यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा क्लास को जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा सा चैनल को, थोड़ा सा यही। और आगे दोस्तों के पास बताना है या जो भी दोस्तों हैं कि आगे आप लोग का जो है क्लास स्टार्ट हो गया है, जो कि उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का कवर कराया जाएगा। क्योंकि आज फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट क्लास जो है वर्णमाला का है। तो आप लोग का बता देना चाहते हैं कि वर्णमाला, सबसे पहले वर्णमाला होता क्या है। तो वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णमाला के बारे में सबसे पहले जान लेना है। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला वर्णों के क्या है, वर्णों के या ध्वनि को, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आप लोग का होगा कि समुदाय क्या होता है। तो समुदाय के मतलब होता है संग्रह। संग्रह के मतलब क्या होता है? संग्रह का मतलब जोड़ना है। तो जोड़ना मतलब वर्णों के जोड़कर जो एक शब्द बनता है उसे क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ऐसा नहीं कि शब्द को ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय, अगर वर्ण के समुदाय, अगर वर्ण मिल गया तो शब्द बन जाएगा। अगर शब्द को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। अगर वाक्य को जोड़ दिया जाए, बहुत सारा वाक्य जोड़ दिया जाता है तो गद्यांश बन जाता है, जो कि आप लोग का आगे की स्लाइड में आप लोग को क्लियर कराया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अभी आपको वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के मिलाकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आगे आप लोग का देखना है कि अब इसमें दिया गया है कि वर्णमाला का अर्थ है इस प्रकार। जब भाषा के सबसे छोटी इकाई आप लोग का बोला जाए कि भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या होता है, आप लोग का क्वेश्चन में अगर दिखे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो भाषा के सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। ध्वनि कोई वर्ण कहेंगे, वर्ण कोई क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। जैसे हम कोई चीज़ अगर बोलते हैं कि कोई जैसे अगर आप लोग का चल रहा है तो क्या कहलाता है? ओ माई गॉड। तो सबसे पहले क्या निकला? ओ। क्या निकला? ओ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे पहले क्या आया मेरा? ओ। तो ओ क्या हो गया? वर्ण हो गया। वर्ण हो गया या ध्वनि हो गया। तो सबसे पहले आप लोग का बोला जाए तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई या तो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या शब्द की या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है या ध्वनि कहलाता है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। आप सबसे छोटी इकाई क्या क्या होता है जो कि आप लोग का क्लियर कराया जाएगा। आप हमको ध्यान दीजिएगा कि अब छोटी इकाई क्या होता है। तो छोटी इकाई होता है सबसे पहले अगर हम कोई जगह पर क लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क लिखते हैं। तो हमारे क में जो होता है आधा क प्लस ओ छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है? क प्लस ओ। तो क क्या हो गया? आधा को क्या हो गया? या अगर को में अगर रेप इधर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? आधा को। आधा को में जो है ये क्या है? एक वर्ण है। क्या है? एक वर्ण है। या क्या बोल सकते हैं? या क्या बोल सकते हैं? ध्वनि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्ण या क्या बोल सकते हैं? ध्वनि बोल सकते हैं। जैसे आप लोग का बता दिया जाए कि और जैसे चो है तो चो क्या है? तो आधा चो अब प्लस ओ मिलकर क्या बनता है? चौ बनता है। आधा चौ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है? चौ बनता है। आप लोग का यहाँ से अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो है क्या दोनों मिलकर कहलाता है? ये वर्ण हो गया है, ये वर्ण हो गया है। तो इसीलिए बताते हैं कि इससे छोटी इकाई और कुछ नहीं हो सकता है। इससे छोटी इकाई जो ये, तो इससे छोटी इकाई और कुछ नहीं हो सकता है। इससे छोटी इकाई और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या में चल जाएगा? ध्वनि में चल जाएगा। तो आशा करते हैं ध्वनि और वर्ण समझ में आ गया होगा। अब वर्णमाला भी समझ में आ गया होगा कि यही सब छोटी छोटी इकाई को अगर मिलाकर अगर बना देते हैं, अगर चो जैसे हो गया चो, हो अगर लो मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? चहल। अगर शुरू में पोल भी मिला दिए, हो मिला दिए और लो मिला दिए, लो मिला दिए तो क्या हो जाएगा? पहल। तो इसमें कितने ध्वनि मिला है? तो एक दो तीन, तीन वर्ण मिलकर क्या बन गया है? एक शब्द मिल गया चहल और पहल। ये इतना में आप लोग का क्या हो गया? क्लियर आशा करते हैं कि हो गया होगा। आगे आप लोग का चलिएगा, आप लोग का आगे अब यहाँ से देखिएगा कि भाषा के सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो गया। अब इसमें बोलता है भाषा के सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण कहते हैं। ये दिया वर्ण कितने भागों में बांटा गया है?
दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा भागों में? तो सबसे पहले स्वर्ण वर्ण, दूसरा में व्यंजन वर्ण। आप आपको आगे मतलब बता देना चाहते हैं कि स्वर्ण वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो स्वर्ण वर्ण होता है, आगे आपको होता है स्वर्ण वर्ण। तो जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनता है वह क्या कहलाता है? स्वर्ण वर्ण कहलाता है। स्वर्ण आप एक ही प्रकार के एक ही ध्वनि का मतलब क्या होता है? अगर कोई ध्वनि अगर शुरू बोलते हैं तो सिर्फ एक ही, जैसे ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ई। ई तो एक ही ध्वनि हुआ ना। अ बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अ। वो क्या हो गया? एक ध्वनि हो गया। जैसे ई बोले या अ बोले तो इसमें क्या हो गया? एक मतलब बोले, जैसे शुरू में बोले कि अ, तो अ से हमें सिर्फ क्या निकला? एक ध्वनि निकलता है। तो हम स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो बोलने के तत्पश्चात एक ध्वनि उत्पन्न हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होते हैं। क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 जो है, जो कि आगे का स्लाइड में आप लोगों का कराया जाएगा। स्वर्ण वर्ण 11 मतलब होता क्या क्या है 11 में? तो 11 में सबसे पहले बता दिया जाए कि ये जो है ये प्राकृत है। क्या है? प्राकृतिक है। इसको आप बदल नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वर्ण वर्ण क्या होता है? एक प्राकृत होता है, प्राकृतिक होता है। इसको बदल नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको कुछ भी में नहीं बदल सकते हैं। आगे आपको कहा देखिएगा, मूलतः स्वर की संख्या क्या है? 11 है। यदि अंग और आ मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आयोगवाह हो जाएगा। आयोगवाह के मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग ही ध्यान दीजिएगा कि टोटल क्या है? मूलतः स्वर की संख्या 11 है। अगर ये दोनों मिला दिया जाता है तो ये 13 हो जाता है। तो 13 हो जाता है तो हमको बोलेगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितने हैं? 11। आप ये दोनों हम क्यों नहीं स्वर बोलेंगे? तो इसीलिए आप लोग को बताते हैं कि इसको क्यों नहीं बोलते हैं। आप आपको बताते हैं अंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंग लिखते हैं। तो इसमें क्या छुपा हुआ रहता है? ओ छुपा हुआ रहता है और आधा नो छुपा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया? अंग। तो ओ और आधा नो छुपा हुआ रहता है। तो दो वर्ड छुपा हुआ है ना इसमें। तो इसमें तो स्वर कैसे कह सकते हैं? स्वर क्या है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होता है जो कि उससे कम समय में और कुछ नहीं बोला जाए। तो इसीलिए ये जो हो गया ये दो को वर्ड मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसके लिए मतलब स्वर के लिए योग नहीं है। क्या है? स्वर के लिए क्या है? ये योग नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि स्वर के लिए आयोगवाह। तो बोलेगा आयोगवाह कौन कौन सा होता है? इसमें क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है कि आयोगवाह शब्द कौन कौन सा होता है? आयोगवाह, तो आयोगवाह में कौन सा हो जाएगा? अंग और आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग और आ, ये दोनों क्या हो जाएगा? आयोगवाह। आयोगवाह उसे कहते हैं कि जो कि स्वर में का योग ना हो, उसे क्या कहलाता है? आयोगवाह कहलाता है। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा। अब आपको मतलब कन्फर्म मालूम हो गया होगा कि स्वर क्या होता है। तो स्वर क्या होता है? स्वर की संख्या 11 होता है, जो कि आके आप लोग का देखिए। अब इसमें उदाहरण दिया गया है। क्या है? क्या स्वर कौन कौन सा होता है? तो स्वर मूलतः ओ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री मूलतः स्वर है। और ए आई ओ औ यहाँ तक जो है आप लोग का जो है स्वर्ण वर्ण है। क्या है? स्वर्ण वर्ण है। और अंग और यह आ जो है ये अंग है, और आ जो ये क्या हो जाएगा? ये आयोगवाह हो जाएगा, जो कि आप लोग का बता दिया गया। क्या है? आयोगवाह है। ये आयोगवाह में चल जाएगा। तो हम गिन लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11। तो कितना हो गया? 11 हो गया। आप बोलेगा स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है? 11 है। 11 में कौन कौन सा है? तो ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए आई ओ और अ होता है। आशा करते हैं कि स्वर्ण वर्ण जो है समझ गए होंगे। अब आपको बता दिया जाए कि स्वर को वर्गीकरण किया गया है। कितने वर्गीकरण किया गया है? तो मूल रूप से इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन हमारे 2 ही वर्गों से मतलब आता है, तीसरा वर्ग से क्या होता है? नहीं आता है। तो इसीलिए आप लोग का बता देना चाहते हैं सबसे पहले कि ऐसे तो 3 भागों में बांटा गया स्वर वर्ण, बशर्ते मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया। क्योंकि ये जो पुलुप्त से जो है आप लोग का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम या तो कोई सा कहीं पे एग्जाम पुलुप्त से क्या होता है? क्वेश्चन नहीं आता है। तो मूल रूप से हमको ध्यान देना है इस पे और इस पे। तो आप बोल रहे सबसे पहले स्वर वर्ण को 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग ह्रस्व स्वर, दूसरा भाग दीर्घ स्वर। तो इसमें आप लोग का बता दिया मतलब
मतलब इसमें 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग का पहले बता देते हैं कि ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ क्या होता है। तो ह्रस्व क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो वह क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उससे कम समय अगर कोई मतलब वर्ण बोलने में ना लगे, ठीक है, तो सबसे कम समय जो जिसमें लगेगा वो क्या कहलाता है, ह्रस्व। ह्रस्व में आ जाएगा कौन कौन सा, अब जैसे ह्रस्व में जैसे ह्रस्व स्वर कहलाता है अ ई उ, जैसे कोई वर्ड निकलते हैं अ, जैसे कोई गलती हो गया तो अ, या ओ माई गॉड, ई क्या हुआ, ठीक है, तो ई क्या हुआ, तो ई क्या हुआ, तो ई सबसे पहले निकला तो सबसे छोटी वर्ड उसमें क्या हो गया, ई हो गया। क्या हो गया, ई, तो ई क्या हो गया, एक ह्रस्व हुआ। क्या हुआ, एक ह्रस्व हुआ। तो ह्रस्व में क्या लिख सकते हैं, जैसे ओ हो गया तो ये सबसे छोटी इकाई हो गया। अब ई हो गया, क्या, ई, तो जैसे बोलता है इसलिए, तो शुरू में वर्ड में क्या है, ई, तो ये सब ई इसमें क्या आ जाएगा, ह्रस्व में आ जाएगा। अब दीर्घ स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण स्थान पे ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो। क्या लगता हो, ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो। इसलिए आपको बोल दिया जाए कि ह्रस्व क्या है, तो ह्रस्व पहले क्लियर हो गया। अब दीर्घ, ह्रस्व से दुगना जिसे समय लगता हो वह दीर्घ कहलाता है। अब दुगना समय कैसे लगता है, जैसे आ गया आ, क्या हो गया, आ, तो आ में दुगना समय कैसे लगा है, तो आपको बताते हैं। आ जैसे है, आ क्या है, आ, यहाँ पे देखिएगा आ मिलकर बना, आ कैसे मिलता है, ओ प्लस ओ मिलकर आ बनता है। क्या बनता है, ओ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। तो ओ प्लस ओ, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ओ, इसके बाद क्या बोलेंगे, ओ, तो हमें आ हुआ। तो अगर ह्रस्व बोलेंगे इसमें भी बोलेगा ह्रस्व क्या है, तो ओ क्या है, ह्रस्व है। अगर 2 को ओ मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ओ से बोलने के तत्पश्चात ओ से ज़्यादा समय बोलने में क्या लग रहा है, आ बोल रहा है, लग रहा है, तो इसीलिए ओ हो जाएगा ह्रस्व, और एक और ये भी हो जाएगा ह्रस्व, और ह्रस्व को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आगे आप लोग का चलिएगा, आगे आप लोग का ध्यान देना है। ह्रस्व दीर्घ हमको आशा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप लोग का ध्यान देना है, दीर्घ के बाद ध्यान देना है। अब आगे विशेष रूप से यहाँ क्या हुआ, विशेष, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होता है। कितना होता है, संस्कृत में कुल 13 होता है। अब 13 कैसे होता है, तो वही ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गाओ री ए आई ओ अ में अगर अंग क्या है, अंग और आह मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, 11 2 13। तो संस्कृत में ये दोनों को काउंटिंग किया जाता है, हिंदी में दोनों को काउंटिंग नहीं किया जाता है। इसीलिए बोल दिया जाए कि संस्कृत में स्वर 13 और हिंदी में स्वर 11 होते हैं। आगे आप लोग का चलिएगा कि अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये ओ आ ई, इसमें ये क्या दिया हुआ है, तो ये क्या है, ओ आ ई एक ह्रस्व स्वर है। अब आप लोग का पता चल गया होगा कि मतलब स्वर क्या होता है। अब स्वर कितने प्रकार के होता है, तो स्वर 3 प्रकार के होता है, ह्रस्व स्वर और प्लुत। अगर प्लुत के बारे में बताया जाए तो प्लुत क्या होता है, तो प्लुत क्या होता है, तो प्लुत तो होता है जो कि ह्रस्व और दीर्घ के मतलब जो समय अनुसार अगर प्लुत ज़्यादा समय लगे, इसको किसी खाली जान लेना है, इसको जो है इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता है। इसीलिए बोला है जिन वर्णों में, वर्षों में नहीं है, जिन वर्णों है वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों के कई गुना ज़्यादा समय लगे, क्या लगे, स्वर वर्णों के कई गुना ज़्यादा समय लगे, वह क्या कहलाता है, उन्हें क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है। और टोटल हमको ये कह दिया जाए कि जो ह्रस्व और दीर्घ के तत्पश्चात, ये दोनों के तत्पश्चात ज़्यादा समय लगे बोलने में, वह क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है। जैसे आपको लिखा हुआ होगा, जैसे कि जैसे र, इसे नहीं कहता है राम, ओम, क्या कहलाता है, ओम, जैसे इस प्रकार आवाज निकलता है आ जा जा जा, ये सब क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया। क्या हो गया, जो प्लुत स्वर हो गया। अगर ये क्योंकि ये जो ह्रस्व और दीर्घ के मतलब जो होता है कंपेरिजन में क्या लेता है, ज़्यादा समय ले रहा है, इसीलिए इसको क्या कहलाता है, इस ऐसे बड़ आकार का आपको मिले तो यह क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है। आप लोग का आशा करते हैं कि स्वर जो है पूरा क्लियर हो गया होगा।
स्वर कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर को, उस स्वर को कहते हैं जो कि सबसे कम बोलने में सबसे कम समय लगे, उसे ह्रस्व कहलाता है। दीर्घ जो है ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगे वह दीर्घ कहलाता है, और ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे तो वह क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है। आगे आप लोग का चलिएगा। आशा करते हैं आप लोग का जो है स्वर वर्ण जो है क्लियर हो गया होगा। आगे आप लोग का चलिएगा। अब आपको ध्यान देना है व्यंजन। तो स्वर मतलब वर्ण कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। तो स्वर्ण क्या हो गया? स्वर क्या हो गया? क्लियर। आगे आपको बताते हैं व्यंजन क्या होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब 2 ध्वनियाँ क्या होता है? 2 ध्वनियाँ कैसे सुनाई पड़ता है? अब आपको ध्यान देना है। हम आपके आखिर के च लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो चो में देखिए 2 ध्वनियाँ छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है? तो चो में 2 ध्वनियाँ छुपा रहता है। कौन कौन ध्वनियाँ छुपा रहता है? जो कि आपको बता दिए, आधा चो और प्लस अ। तो ये क्या हो गया? आधा चो प्लस ओ, 2 ध्वनियाँ छुपा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं, ये दोनों मिलाकर अगर बना गया है तो क्या कहलाता है? चो। तो चो एक क्या होता है? चो एक क्या होता है? जो एक व्यंजन होता है। क्या होता है? एक व्यंजन होता है। जैसे कोई मिला दिया जाए तो टो में क्या हुआ रहता है? आधा टो और प्लस ओ, क्या हो जाता है? पूरा में तो टो जो है एक व्यंजन हुआ। अर्थात सिर्फ खाली बोला दिया जाए ओ क्या है? वो क्या है? एक स्वर हुआ, क्योंकि स्वर एक छोटी वर्ड है। आधा टो आधा ओ, स्वर प्लस स्वर को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? व्यंजन हो जाता है। तो स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे तो व्यंजन कहलाता है। व्यंजन में कम से कम 2 शब्द छुपा हुआ रहता है, 2 ध्वनि छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है? व्यंजन में 2 ध्वनि छुपा हुआ रहता है। अब 2 ध्वनि में क्या क्या होता है? जैसे चो लिख दिया जाए तो आधा चो और आधा ओ, दोनों मिलाकर क्या हो गया? लच्चो। तो चो में क्या हो जाएगा? 2 ध्वनि। तो आप समझ गए होंगे कि व्यंजन को मतलब किस प्रकार कैसे तोड़ सकते हैं, कि 2 ध्वनियाँ कैसे छुपा हुआ रहता है। आगे आप लोग को चलिएगा। व्यंजन वर्ण करता है। व्यंजन वर्णों का ये जो है क, चो, टो, तो, पो वर्ग के समूह होते हैं। आप को, चो, टो, तो, पो वर्ग के सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब 33 में किस प्रकार, कहाँ और कब कैसे होता है आगे आपको बताते हैं कि व्यंजन में 33 किस प्रकार का होता है। जैसे क वर्ग का मतलब होता है जहाँ पे क वर्ग लिखा हुआ रहता है, इसके मतलब होता है को का वर्ग। को का वर्ग मतलब को के जितना वर्ड है उतना टोटल। तो को का वर्ग क्या हो जाता है? ख, गो, ग, अंगो। तो को का वर्ग मतलब को से अंगो तक। चो का वर्ग मतलब चो से यो तक। टो का वर्ग मतलब टो से नो तक। तो का वर्ग का मतलब तो से नो तक। इसीलिए मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे कि व्यंजन को, चो, टो, तो, पो वर्ग के समूह को मतलब क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। जैसे क वर्ग तो को से अंगों तक, चो से मतलब यों तक, टो से अणो तक। ये सब जो है आप लोग ऐसे एक क्वेश्चन आपको लिख के बताते हैं कि कौन सा स्वर वर्ण है या कौन सा व्यंजन वर्ण है। एक थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि इनमें से कौन सा स्वर वर्ण है? क्या है? या तो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है। क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? इसी प्रकार रहेगा। आपको दे दिया जाएगा इसमें ओ दे दिया जाएगा, और बी में रहेगा, ए में है, ये बी में रहेगा, बी में रहेगा आप लोग का क, सी में रहेगा आप लोग का तो नहीं सॉरी, इसमें आपको रहेगा क रहेगा, ओ रहेगा, इसमें आपको रहेगा सी में जो रहेगा, सी में रहेगा ई रहेगा, क्या रहेगा? ई रहेगा, और डी में रहेगा, डी में क्या रहेगा? तो ऊ रहेगा। क्या रहेगा? ऊ। अब इसमें क्या चुनने कह रहा है? व्यंजन कह रहा है। तो व्यंजन में देखिए ओ क्या बताए थे? स्वर बताए थे। ई क्या बताए थे? स्वर बताए थे। ऊ क्या बताए थे? स्वर बताए थे। लेकिन को में क्या होता है? छुपा हुआ रहता है आधा क प्लस अ। तो ये क्या हो गया? ये व्यंजन हो गया। क्वेश्चन इसी प्रकार आता है। आगे आप लोग का चलिएगा। यहाँ से को से को अंगों तक, चो से यो तक, टो से रो तक, ये सब क्या चीज में आता है? तो व्यंजन में आ जाएगा।
आगे आप लोग का चलिएगा। अब यहाँ से नोट तक है, तो से मतलब नो तक, पो से मो तक, ये सब क्या है, इतना इतना है। को से अंगो तक, चो से मतलब यो तक, तो से नो तक, तो से नो तक, और पो से मो तक, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब व्यंजन वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। आगे आप लोग का चलिएगा अंतस्थ। आपको आता है क्या होता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ के मतलब क्या होता है, जो अंतस्थ वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो अंदर आत्मा से निकलता है। क्या निकलता है, आत्मा से निकलता है। अंतस्थ मतलब आप बोल कर देखिएगा। सबसे पहले वर्ण जो है इमेजिन करने वाला चैप्टर है। इमेजिन आपको क्या कहा गया है, मतलब आपको करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि अंतस्थ वर्ण क्या होता है। क्या होता है, जो अंदर आत्मा से निकलेगा। आप सबसे पहले बोलिएगा यो। क्या बोलेगा, यो। यो जो बोलने के लिए जो है हमारे यो, हमारे कंठ, तालु और जीव सब की आवश्यकता होती है। तो सब की आवश्यकता है तो यो, रो, लो तो ये सब क्या है, तो अंतस्थ वर्ण है। आप लोग का बोलेगा अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा होता है, तो अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन, यो, रो, लो, वो। क्या होता है, ये अंतस्थ वर्ण होता है। तो अंतस्थ वर्ण जो अंतर आत्मा से निकले, और वो एक वर्ड जैसे जो हम बोलने के लिए कई जगहों का स्पर्श करना पड़े। जैसे यो बोलते हैं, हमें कंठ से कुछ आवाज़ आती है, हमें तालु से भी कुछ आवाज़ आती है, हमारे जीभ भी कुछ आवाज़ देती है। तो तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा, मतलब हमें अंतस्थ की मतलब उत्पत्ति होती है। अंतस्थ वर्ण आपको बोलेगा कि इसमें सबसे पहले 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको यो और लो वो में एक वर्ण दे देगा आपको कि इसमें कौन सा अंतस्थ वर्ण है। तो अंतस्थ वर्ण को ध्यान देना है कि ये अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, योरो, लो, वो। अब यहाँ आपको ध्यान देना है संघर्षी या उष्ण व्यंजन क्या है। संघर्षी या उष्ण व्यंजन क्या है, संघर्षी या उष्ण व्यंजन क्या है। संघर्षी, अब संघर्ष के मतलब क्या होता है, संघर्षी मतलब क्या हुआ, जैसे घर्षण, घर्षण आप पढ़े होंगे, जो घिस कर चल रहा है। क्या कर रहा है, जो घिस कर चल रहा है, जो टकरा कर चल रहा है, या तो कोई ज़्यादा मेहनत करता है, क्या करता है, वो संघर्ष कर रहा है। मतलब क्या है, अपने दैनिक जीवन से लड़ रहा है। अगर कोई घिस कर चल रहा है तो अपने रोड से लड़ते हुए चल रहा है। अगर कोई हम दीवार में ऐसे ये करके इस प्रकार कर रहे हैं इस पर, तो हम इसके क्या कर रहे हैं, इसको घिस कर चल रहे हैं, इसको घिस कर चल रहे हैं, इसको घर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है, संघर्षी बन कहलाता है। ये आपको ध्यान देना है कि आप इसमें संघर्ष क्या है। आप देखिए तालम सो देखिए मुंह पे घिस रहा है कि नहीं गिर रहा है, ये जो है तालु कह रहा था। तालु ये जीभ का ऊपर के भाग को तालु कहते हैं। क्या कहते हैं, जीभ के ऊपर भाग को क्या कहते हैं, तालु। तो जब तालु में जो वर्ड मतलब डायरेक्ट आता है, तालब सो, मूर्धन सो, दन सो। तो संघर्षी वर्ण 3, क्या संघर्षी वर्ण 3। अंतस्थ वर्ण क्या कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है, योरोलो, वो। संघर्षी व्यंजन तालब सो, दन सो, पो और हो, ये क्या कहलाता है, संघर्षी वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, संघर्षी वर्ण। संयुक्त व्यंजन आप समझिएगा, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, वैसा व्यंजन क्या कहलाता है, वैसा व्यंजन जो कि दो मतलब किस ध्वनि या तो दो ध्वनि या 2 वर्णों से मिलकर या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर, ये ऐसा नहीं कि 2 ही वर्ण, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने ध्वनि को क्या कहलाती है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या संयुक्त व्यंजन कहलाता है, अक्षो। आप बता लिख दिया जाए अक्षो। अक्षो कैसे संयुक्त कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ रहता है क्या, क छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा रहता है, क और सो आधा क सो छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, आधा क और सो छुपा रहता है। अब तरो में क्या छुपा रहता है, क्या है, संयुक्त व्यंजन। तरो में क्या छुपा रहता है, तरो में क्या छुपा हुआ रहता है, तरो में छुपा हुआ रहता है तो, आधा रो। क्या छुपा हुआ रहता है, आधा तो और रो छुपा हुआ रहता है। अक्षो में क्या छुपा रहता है, आधा को और सो छुपा हुआ रहता है। तो ये किसने मतलब ध्वनि से छुपा हुआ है, 2 ध्वनि से मिलकर बना हुआ है, 1 ध्वनि 2 ध्वनि। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 हो जाता है। कौन कौन, आप छोत्र सरो, ये क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। आप संयुक्त व्यंजनों का निर्माण जो होता है देख लिए, निर्माण भी देखिए लिखा हुआ है कि अक्षो को और सो से लिखा हुआ है। तरो
तो और क्या है ई, यहाँ पे त्रो जो होता है यहाँ त्रो, तो यहाँ पे यहाँ आधा तो और प्लस रो मिलकर बना हुआ था। अब गेहूँ का भी देखिए यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार जो है अगर दो या दो से अधिक ध्वनि को मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन। आगे आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या व्यंजनों का वर्गीकरण क्या कहलाता है, व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण मतलब व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन को देखिएगा, सबसे पहले एक में हो गया स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाता है, स्पर्श के मतलब क्या है, जैसे हम जैसे आप है, अगर दोनों अगर चल रहे हैं और दोनों में टकरा गए तो क्या हो गया, स्पर्श हो गया। क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि जिन व्यंजनों के वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकलने वो क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहता है। आ गया कंठ। कंठ तो आप लोग का पता होगा, तालु, जीव के ऊपर भाग को तालु कहते हैं। क्या, जीव के जो ऊपर भाग को जहाँ टकराता है वो तालु कहलाता है। अब मूर्धन, तो मूर्धन टोटल जैसे डायरेक्ट जैसे मुंह से जो आवाज़ निकले, जो हमें नहीं तो जीव को मतलब कहीं टकराए या नहीं तो कहीं तालु, जीव को कभी नहीं तालु में टकराए, वो क्या कहलाता है, मूर्धना। दंत, जिसे बोलते हैं तो, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं तो जो है हमारे दांत से क्या कहता है, टकराता है। थोड़ा सा ना थोड़ा सा, जब तक नहीं टकराएगा तब तक तो नहीं निकलेगा। तो क्या कहलाता है, ये हो जाएगा दंत। ओठ, ओठ तो आप लोग का पता ही होगा। ओठ जैसे ये मुंह है, ठीक है, अगर मुंह जैसे बोल रहे हैं प, क्या है, प बोल रहे हैं प, तो प में देखिएगा ये ऊपर वाला ओठ और नीचे वाला ओठ क्या हो रहा है, सट रहा है, सट रहा है। जब तक नहीं सटेगा तब तक प नहीं निकलेगा। तो ये सब जो मिलाकर जो छूती है उसे निकलने वाली स्पर्श व्यंजन कहलाती है। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, कंठ, जैसे क्या बोले, कंठ, तालु, मूर्धन और दंत और ओठ से जो मिलकर बना होता है उसे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो क से अंगों तक स्पर्श हुआ, च से यों तक स्पर्श हुआ, तो से नो तक मतलब स्पर्श हुआ, तो से नो तक स्पर्श हुआ और पो से मो तक। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ये स्पर्श व्यंजन। क्योंकि स्पर्श व्यंजन को जो है कंठ, मूर्धन, दंत, तालु, ओठ जो मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग का स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गया होगा। स्पर्श व्यंजन के बाद आप लोग का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं अघोष। अघोष वर्ण क्या क्या कहलाता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र जो होता है कंपित होता है। कंपित क्या होता है, ना हो। जैसे कि आपको बताते हैं कि अघोष वर्ण जिन ध्वनियों का उच्चारण में क्या है, तंत्र में कंपित, कंपित मतलब हिलना, क्या कहलाता है, कंपित मतलब हिलना। तो ये कंपित क्या हो, क्या नहीं हो। अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, सघोष में हो जाएगा। नहीं कंपित हुआ तो क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। जिसमें प्रत्येक वर्ग की पहला और दूसरा व्यंजन हो। प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन में क्या, जितने भी स्पर्श व्यंजन थे, आकाश को जैसे है, खो हो गया, ग हो गया, घो हो गया और अंगो हो गया। आप पहला और दूसरा के मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा है इसमें, जिन वर्णों के क्या है, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग तो क और ये खो, ये लिखा हुआ है ना, क और खो, पहला और दूसरा, ये क्या हो जाएगा, ये पहला और दूसरा में प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा क्या इसमें हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। और ये तीन गो जो है, तीन गो क्या होता है जो आगे आपको बताएंगे। तो क, च, छ, ट, त, प, थ, प, फो, ये सब वर्ग क्या हो जाएगा, ये सब टोटल क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तो अघोष क्या हो जाएगा, कोई भी जो व्यंजन का जाए फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर दो को क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अघोष। और तीन को जो बचेगा जो तीन के आगे बताएंगे। तब अघोष में कितने हो जाएगा, को, खो, चो, छो, टो, ठो, तो, थो, पो, फो, इतना क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ये कंपित क्या बोलने में, क बोलने में कंपित हो रहा है, वही बोलेंगे अंग। तो अंग, तो अंगों में क्या हो रहा है, देखिएगा अंतिम कंठ के बाद कंपित हो रहा है। जो कंपित होगा वो नहीं होगा अघोष। अघोष जो कि कंपित ना हो, तो कंपित कौन कौन नहीं होता है, क, खो, चो, छो, टो, ठो, तो, थो, पो, फो, कंपित नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण। आशा करते हैं कि आप अघोष समझ गए होंगे। अब सघोष क्या होता है, सघोष वर्ण कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो वे वर्ण सघोष या
घोष या ये घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग की पहला तीसरा क्या प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं। और इसमें भी होता है, अब यहाँ अब इसमें पहला तीसरा चौथा का मतलब क्या है, तो इसी में बताते हैं क ग घ और अंगो। आप बताए सघोष में क्या हो जाता है, तो जिस कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ठीक है, इस सब को जो है फर्स्ट के बाद सेकेंड वाला अगर जो अति को ध्वनि को निकाल दिए, मतलब जो वर्ण को निकाल दिया जाए तो वो क्या टोटल कहलाता है, टोटल क्या कहला जाएगा, सघोष। अब इसमें आपको दिखा यहीं पे आपको लिखा हुआ है, जैसे कि प्रत्येक वर्ग की पहला लेना है, तीसरा लेना है, चौथा लेना है और पांचवा लेना है। तो कोई जैसे आप हमें स्वर्ण वर्ण को नहीं लेना जाए मतलब ले सकते इसमें, क्यों, क्योंकि आपको बता क्या रहे व्यंजन में, तो व्यंजन में क्या होता है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग में ही सेकेंड वर्ड को निकाल देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, वो टोटल क्या हो जाएगा, सघोष। आघोष में बोलेगा क्या, तो को और खो, चो अछो, टो अठो, तो अठो, ये क्या आ जाएगा, सघोष। सघोष और आघोष में हो जाएगा कि एगो खाली खो निकाल देंगे, छो निकाल देंगे, ठो निकाल देंगे सभी इससे। तो उसी प्रकार अगर दूसरा लेटर अगर निकाल देंगे तो क्या कहला जाएगा, सघोष कहला जाएगा या घोष कहला जाएगा। आप आपको ध्यान देना, आशा करते हैं कि आप आघोष सघोष यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आप चलिएगा, क्या कहता है अल्पप्राण, क्या है अल्पप्राण वर्ण। अल्पप्राण मतलब क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती हो वे क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहते हैं। इसे मुंह कैसे क्या कहते हैं, स, ये तो ढेर आवाज मतलब मुंह से मतलब हवा निकल गया। जैसे ख, कितना आवाज निकल गया, मतलब ये कितना मुंह से बहुत सारा ज़्यादा आवाज निकल जाता है, तो ये सब क्या होगा, अल्पप्राण नहीं होगा। जैसे कि प्रत्येक वर्ग की पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग ये क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पहला चौथा किस लिए होता है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया, क्या बताया गया, अल्पप्राण में क्या होता है, उसका उच्चारण स्थान मुख से हवा कम निकलती है, तो मुख से हवा कम निकलती है। आप आपको बताते हैं कि लिखे, जैसे आपको बताते हैं क ख ग घ अंगो। आप इसमें इमेजिन कीजिएगा क बोलने में क्या कोई हवा निकल रहा है, उतना नहीं निकल, इतना कि 100 निकल रहा है, 100 हवा निकल रहा है। अब इसी में होता है ख, जो होता है वो अंदर आत्मा से निकलता है ख। तो ख में आप पहले बोलिएगा को, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद ख बोलिएगा। देखिए को की अपेक्षा जो है खो जो है मुँह से ज़्यादा मतलब हवा निकालना पड़ेगा। तो इसमें अब क्या है, अल्पप्राण में प्रत्येक मतलब व्यंजन के क्या है, प्रत्येक व्यंजन के या तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग में सबसे पहले खो पहले सेकेंड लेटर को निकाल दिया जाए। अल्पप्राण में क्या कहा जाएगा, इसमें सबसे पहले पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, चौथा क्या, चौथा और दूसरा को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, चौथा और दूसरा को निकाल देंगे, और ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों अल्पप्राण हो जाएगा। तो इसी प्रकार कवर्ग में भी ऐसे ही करेंगे, चवर्ग में इसी प्रकार करेंगे, टवर्ग में भी इसी प्रकार करेंगे, तवर्ग में भी इसी प्रकार करेंगे। आगे आप लोग का चलिएगा कि आप यहाँ तक आशा करते हैं कि अल्पप्राण आप समझ गए। अल्पप्राण मतलब हवा कम निकलना। अब अल्पप्राण किसको किसको कह सकते हैं, तो कवर्ग के मतलब सेकेंड और चौथा लेटर को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सब अल्पप्राण शब्द हो जाएगा। और अगर चवर्ग के सेकेंड और चौथा को निकाल देंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब अल्पप्राण हो जाएगा। आगे आप लोग का जो है आशा करते हैं अल्पप्राण क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब महाप्राण के वर्ग के बारे में बताते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण स्थान में अधिक वायु के मुख से निकलती हो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और जैसे महाप्राण व्यंजन के मतलब क्या आता है, जो कि छोड़ दिए हैं अल्पप्राण में, जो कि छोड़ दिए हैं खो और घो को, दोनों को, वो दोनों क्या कहला जाएगा, महाप्राण। क्या कहला जाएगा, महाप्राण। जैसे को में क ख ग घो अंगो में अगर ये दोनों जो है घो और अंगो, खो और घो क्या हो जाएगा, महाप्राण। क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और को गो और अंगो क्या हो जाएगा, को गो अंगो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, अल्पप्राण। तो महाप्राण खो गो, अल्पप्राण को घो और अंगो। आशा करते हैं कि महाप्राण भी समझ में आ गया होगा।
आप देखते हैं, आप ये कहलाता है अंतस्थ। क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन के बारे में आप समझिएगा कि जिन वर्गों का उच्चारण स्थान वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अब इसमें आपको बताते हैं, इसमें कोई मतलब अथी नहीं होता है, जो भी कोई वर्णमाला जो होता है क्या होता है, स्वर और व्यंजन के बीच में हुआ हो वह क्या कहलाता है? अंतस्थ। क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। आगे आप चलिएगा, इसमें देखिएगा उष्ण या संघर्षी। उष्ण या संघर्षी जो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, जो कि जैसे कोई भी व्यक्ति विशेष अगर हम जा रहे हैं, अगर हमको कोई टकरा कर या तो कोई भी बोल दिया जाता है कि संघर्ष करना, संघर्ष मतलब करना मतलब लड़ना हुआ, तो इसीलिए अगर संघर्ष और संघर्षी मतलब क्या हुआ, यहाँ लड़ना हो तो लड़ना। ये किससे लड़ेगा? तो ये कोई शब्द से, ये कोई वर्ण से लड़ेगा। यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान करते समय वायु किसी स्थान का विशेष पर घर्षण करती हो, क्या बोले हैं कि घर्षण। घर्षण मतलब क्या है? लड़ना। जैसे कि कोई भी एक ट्रक चल रहा है, कथी चल रहा है, तो वह क्या कर रहा है? रोड को क्या कर रहा है? घिस कर रहा है, वह घर्षण करके चल रहा है। तो वो क्या हुआ? ट्रक जो है क्या सड़क के साथ क्या कर रहा है? लड़ रहा है। तो इसी प्रकार घर्षण का मतलब हुआ एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक दूसरे को विपरीत जाना, मतलब घिस कर चलना। इसीलिए आपको बताते हैं उष्ण संघर्ष जो है जिन व्यंजनों को उच्चारण स्थान करते समय वायु किसी स्थान का विशेष पर घर्षण करती हो या रगड़ती हो, बाहर निकले जिसमें गर्मी पैदा हो। बात एक ही है, अब हाथ को भी ऐसे रगड़िएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। गर्मी मतलब लगने लगेगा। कहीं भी आप कपड़ा में भी इस प्रकार रगड़िएगा तो क्या होगा? एक हीटिंग उत्पन्न होगा। इसीलिए यही बता रहा है कि जो भी दोनों वर्ड को बोलने समय क्या हो जाए? गर्मी उत्पन्न करता हो। आप आपको बताते हैं कि उष्ण या संघर्षी वर्ण में होता क्या है। तो ये जैसे कि तालब सो, दन सो, पो और हो, ये क्या होता है? उष्ण या संघर्षी, जो कि आप लोग ये पहले बता दिए थे। और आगे आपको चलना है क्या? आप ये क्या बताइएगा? अतिक्षित या द्विगुण व्यंजन। अतिक्षित और द्विगुण व्यंजन क्या होता है? तो वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु, अनुस्वार का मतलब ये होता है, अनुस्वार का मतलब ये होता है बिंदु, जो अनुस्वार का बिंदु होता है के साथ प्रयोग के रूप में लाए जाते हैं, वे द्विगुण व्यंजन कहलाता है। इसमें से जीव पहले ऊपर उठती है, फिर जीव मूर्धन्य उच्चारण पर आ जाती है। आप जैसे पहले बोलता है, आप जीव पहले क्या ढ, तो ढो देख के देखिएगा, पहले नंबर सबसे जाकर सबसे पहले तालू में हुआ कनेक्ट होगा ढ, उसके बाद मुंह से आवाज निकलता। सबसे पहले किस में टकराएगा? तालू में टकराएगा। तो तालू में टकराएगा तो तालू में क्या करता है? द्विगुणी, मतलब इसमें मतलब ढ, ढो में क्या एक गुण नहीं दो गुण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पहले नंबर तालू में टकरा रहा है, उसके बाद आवाज डायरेक्ट निकालता है। तो पहले नंबर ढो बोलने के लिए सबसे पहले तालू की आवश्यकता होती है। अब उसमें आपको देखिएगा कि अनुस्वार या बिंदु हो, ढो और ढो। अब इसमें अनुस्वार बिंदु में क्या होता है? जैसे कि इसी में दोनों ढो में अनुस्वार नीचे रहता है और क्या होता है? और अंगों में ये दोनों, और किसी में मतलब होता है नहीं होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? द्विगुण। क्या हो जाएगा? आप बोलेगा द्विगुण में कौन कौन सा आता है? द्विगुण में सिर्फ ये दो होता है। कौन कौन? अंगो और ढो होता है। ये दो के बाद कोई चीज़ में जो होता है, इसमें अंगो ने इसको बोल सकते हैं, इसको ओढ़ो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओढ़ो बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ढो बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये दो ही गुण के मतलब पद्धति के बीच में आ गया। ये दोनों क्या इसमें दो ही गुण में आ जाएगा। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन तो ये तो बताया गया है। संयुक्त व्यंजन ये तो की दोबारा हुए छप गया है। संयुक्त व्यंजन आपको बताया गया है। आप लास्ट आपको बताया गया विशेष रूप से वह वर्ण क्या कहलाता है? वह वर्ण या अनुस्वार या आ कहलाते, क्योंकि इनमें से वर्णों को उच्चारण में किसी अन्य वर्णों का प्रयोग में नहीं लाया जाता है, अर्थात इनमें से सभी स्वतंत्र उच्चारण है। आशा करते हैं कि इतना जो है आप लोग का समझ में आ गया होगा। आप लोग का 100% बोलते हैं, आप लोग का वर्णमाला को जो है इतना पढ़कर अगर वर्णमाला का चैप्टर से क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग का 100% क्वेश्चन बनेगा। आप यहाँ से हो गया वर्णमाला क्या हो गया? अंत हो गया, मतलब द एंड हो गया। आगे आप लोग का जो है अगली चैप्टर बहुत सारे बेहतरीन चैप्टर से आप लोग का स्टार्ट संज्ञा से करेंगे। क्या करेंगे? अगला जो क्लास होगा क्या से स्टार्ट होगा? अगला से आप लोग का जो है संज्ञा से स्टार्ट होगा। क्या होगा?
अगला थी क्या हो जाएगा, संज्ञा से होगा। अगला क्लास जो आपकी होगी संज्ञा से स्टार्ट होगी। आशा करते हैं कि यहाँ तक जो जो कुछ बताया है आप लोग का अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आप लोग का से यह है कि अनुरोध है कि थोड़ा सा किस प्रकार मतलब आपको क्लास लगा है थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा। आज तक इतना ही बात, आगे आप लोग का अगले क्लास में।